हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश विंद्रता। डीपी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरवल डीपी। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। अब इंटरवल डीपी में पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करके आपको पता चल जाएगा इंटरवल डीपी क्या है। ठीक है, अगर मैं सिंपली इंटरवल डीपी बताऊंगा तो आपको शायद इतना अच्छे से ना पता चले। अब क्या कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, मतलब एक एरे ऑफ मैट्रिक्स दिए हैं। अब क्या है कि टू डिनोट ए मैट्रिक्स आई हैव टू यूज 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक रो क्या है और कॉलम क्या है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स में 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2x3 मैट्रिक्स है। सो दिस पेयर डिनोट्स रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 3x2 का है, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है। अब क्या है कि अगर 2 मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी। अब देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब क्या है कि जैसे 2x3 है, ये 3x2 है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके। तो कितनी मल्टीप्लिकेशंस मेरे को करनी पड़ेंगी, ये इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 को 1 के साथ प्लस 2 × 7 प्लस 3 × 9, 3 मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए। फिर ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए मेरे को कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, 3। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए मेरे को कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ये 3 को इन 3 से मल्टीप्लाई 3 और फिर नेक्स्ट 3, तो टोटल मेरी कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी 12। तो मेरे को 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 12 मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी। ठीक है, तो अब 12 मल्टीप्लिकेशन कैसे आई, हम क्या है कि ये देखो ये 3 है तो ये कॉमन है ना, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है 2, मतलब जैसे i इंटू जे है एंड सेकेंड j इंटू के है, तो इसके भी बन जाता है i इंटू जे इंटू के मल्टीप्लिकेशन लगती है। तो वही है 2 इंटू 3 इंटू 2, हमारा क्या आंसर रहता है 12। तो ये भी हो गया 6 इंटू 2 12। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि इसके कॉलम्स इसके रो के बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 3 होता और इधर 12 और 4 होता, तो ये 3 है इधर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करते, तो j सेम होना चाहिए। तो जैसे 2x3 था, ये 3x2 था, तो जो कॉमन है वो एक बार आएगा बाकी। तो ये हुआ कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आंसर आएगा। अब क्या है कि हमें 4 दिए हैं मैट्रिक्स। ठीक है, हमें चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हो सकता है कि मैं जैसे पहले a b को पहले मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसके बाद क्या है कि जो रिजल्ट आया उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या है कि मेरे पास, जैसे मेरे पास मैट्रिक्स बन गया 40 इंटू 30 का। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मेरे पास रह गया 30 10 का, फिर 10 30 का। फिर अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में, 30x3 का रह गया, फिर 40x3 30 का रह गया, फिर इन दोनों को आपस में कर दूँ तो मेरा फाइनल जो आंसर बनेगा वो 40x3 मैट्रिक्स बनेगा। बट इस प्रोसेस में मेरी कितनी मल्टीप्लिकेशंस लगी। ठीक है, शुरू में क्या है कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो मेरी मल्टीप्लिकेशन लगी 40 इंटू 20 इंटू 30। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो मेरी कितनी मल्टीप्लिकेशन लगी 30 इंटू 10 इंटू 3। फिर इसको रिड्यूस करने के लिए मेरी कितनी मल्टीप्लिकेशन लगी थी, 40 इंटू 30 इंटू 3। ठीक है, बट क्या कि अगर मैं स्टेप चेंज कर देता, मतलब पहले कोई और करता, तो मेरी मल्टीप्लिकेशंस अलग आती। ठीक है, तो ये था कि मैं एक पर्टिकुलर वे में अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, इस वे में ए बी को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर सी से किया, फिर जो रिजल्ट है उसको डी से किया, तो मेरा ये आंसर आ रहा है। और अगर मैं ऐसे करता, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सी डी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर कुछ और आता। तो मेरे को वही बताना है कि मैं क्या सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा मिनिमम मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े। ठीक है, क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ आ गया हो। अब क्या है कि क्वेश्चन में हमें ऐसे पेयर्स में मैट्रिक्स नहीं दिया, हमें इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब क्या है कि देखो 20 20 2 बार आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये सेम होना चाहिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 30 30 सेम है, ये 10 10 सेम है, तो उन्होंने क्या किया है कि स्पेस बचाने के लिए ये इस चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है उसे 20 लिख दिया, फिर 30 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 30 लिख दिया। ठीक है, अब इससे अगर मेरे को पेयर्स बनाने हो तो मैं क्या बनाऊंगा, मेरा पहला पेयर हो गया 40 20, सेकंड पेयर हो गया 20 30, थर्ड पेयर हो गया 30 10, फोर्थ पेयर हो गया 10 एंड 30। ठीक है, वही चीज़ है।
तो मतलब दिस एंड दिस थिंग्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। दोनों से क्या है कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इसमें देखो 4 पेयर्स हैं, ये पेयर 1, ये पेयर 2, ये पेयर 3, ये पेयर 4, ठीक है। तो अगर जैसे 5 एलिमेंट्स है तो 4 पेयर्स हैं, तो अगर 4 पेयर्स है तो उसको 5 एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन में हमें ये दिया है, अगर इससे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंडिंग कहाँ से। हम सॉल्व इससे करेंगे, फिर क्या है कि कन्वर्ट कर देंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि हमें ये इनपुट दिया है, ठीक है, ये इनपुट दे के हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि मैं इस इनपुट के लिए बता दूंगा कि क्या क्या चेंज करना है, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को क्या है कि नहीं पता कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मेरे को इनका सीक्वेंस नहीं पता कैसे कैसे मल्टीप्लाई करूं। तो मैं क्या है कि ये जो बिग प्रॉब्लम है इसे ब्रेक करना चाहता हूं कि हाँ मेरे को कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि हाँ जैसे मैंने इधर ब्रेक कर दिया, मेरे को नहीं पता कि ये जो 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मेरा मिनिमम आंसर क्या आएगा, ठीक है। बट क्या है कि मान लो कि मैंने ये ब्रेक कर दिया, मैं कहता हूँ कि लास्ट जो मेरी मल्टीप्लिकेशन है ना वो इसकी हो 40 30, इन दोनों को करके क्या है कि 40 30 आएगा, और इनको करके क्या आएगा 30 को में 30 आएगा। मतलब मैं कहता हूँ कि लास्ट जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये वाली मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब इस पॉइंट पे हो। तो ये दो मैट्रिक्स बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या है कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या बनेगा 40 क्रॉस 30 का मैट्रिक्स। तो मतलब क्या है कि मैं पॉइंट ढूंढ रहा हूँ कि मैं किस पॉइंट पे प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकता हूँ कि मेरा मिनिमम रिजल्ट आए। तो वही हो गया कि ये जो पॉइंट है आई कांट आइडेंटिफाई दैट पॉइंट, तो मैं दैट पॉइंट भी हेयर कि मैंने ए को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता था कि जैसे बी हो गया फिर सी डी हो गया, ये सीक्वेंस हो गया। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बट मेरे को इसका आंसर नहीं पता, तो आई ट्राई टू ब्रेक दैट प्रॉब्लम कि हाँ कि मेरा मिनिमम आंसर मेरा कैसे आ सकता है कि मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ मिनिमम ऑफ 3 एलिमेंट्स, या मैं क्या कर सकता हूँ इस पॉइंट पे ब्रेक कर सकता हूँ कि मतलब मिनिमम मल्टीप्लिकेशन मेरे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में जितनी आए, इसमें और भी आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि मैं ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि ब्रेक मेरे को बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट सब पार्ट के लिए चेक करूँगा कि मिनिमम कितनी मल्टीप्लिकेशन आ रही है, राइट सब पार्ट के लिए चेक करूँगा कितनी मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मतलब लेफ्ट पार्ट से तो मान लो कि ये आंसर आया, ठीक है, राइट पार्ट से मेरा क्या आया 20 क्रॉस 30 बनेगा, चाहे मैं जिस ऑर्डर में मर्जी मल्टीप्लाई करूँ। अब क्या है कि इन दोनों से एक बनाने के लिए मेरे को कितनी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मान लो कि मेरे को ये जो पॉइंट नहीं पता कि मैं प्रॉब्लम को कहाँ ब्रेक करूँ, तो लेट्स से आई ब्रेक सच दैट दिस बिकम्स के, ठीक है। तो मान लो कि स्टार्टिंग इंडेक्स है आई, एंडिंग इंडेक्स है जे। अब क्या है कि बिग प्रॉब्लम को ब्रेक करने, तो ये जो ब्रेकिंग वाली लाइन है मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, इधर लगा सकता हूँ, इधर लगा सकता हूँ, इधर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा मेरी प्रॉब्लम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि दिस इज़ माई ऑप्टिमल पॉइंट, तो अगर ऑप्टिमल पॉइंट मेरा ये वाला है, ठीक है, तो मान लो कि चाहे मैं के को ये पॉइंट कह दूँ चाहे मैं ये कह दूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा के पॉइंट है। अब क्या आएगा कि मेरे को मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन करनी है फ्रॉम आई टू जे, ठीक है, 4 एलिमेंट्स की करनी है। अब मैं 2 वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, सीधा ऐसे क्यों नहीं कह रहा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4, क्योंकि जब मेरे को ये वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट भी चाहिए ना, एंडिंग भी चाहिए। शुरू से हो तो मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बट अगर मेरे को ये डिनोट करना हो कि मेरे को मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन करनी है ये 2 एलिमेंट्स की, ताकि मेरी मिनिमम मल्टीप्लिकेशन आए, तो उसके लिए मेरे को 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो अब क्या है कि मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से मेरे को मतलब बताने की मिनिमम किससे आंसर आएगा तो मेरे को नहीं पता। तो मैंने क्या किया कि डिवाइड करने की कोशिश की 2 पार्ट्स में, तो डिवाइड लाइन कुछ भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो डिवाइड लाइन करके मेरे पास 2 पार्ट्स बन गए। सो एक पार्ट क्या बन गया मेरा आई से k-1, तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूंगा कि आई से k-1 तक का क्या आंसर आता है, ठीक है। मतलब आई से k-1 एलिमेंट्स तक मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आंसर आता है मिनिमम मल्टीप्लिकेशन। फिर मैंने देख लिया कि अगला पार्ट जो है MCM ऑफ के एंड जे, इसमें से मिनिमम क्या आता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से मान लो
मतलब वही है कि मिनिमम देख लिया दोनों का। अब क्या है कि दोनों का मिनिमम देख लिया, अब क्या है कि इसमें से बनेगा क्या मेरा 40 एंड 30, एंड इधर से मल्टीप्लाई करके मेरी जो बनेगा मैट्रिक्स वो बनेगा 30 का। तो इसका जो आंसर है दैट वुड बी मल्टीप्लीकेशन इन दिस पार्ट, मिनिमम मल्टीप्लीकेशन इन दिस पार्ट, प्लस इन दोनों को सॉल्व करने का जितनी मल्टीप्लीकेशन आएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करने का क्या आएगा 40 इंटू 30, तो विच मीन्स कि आई का फर्स्ट एलिमेंट, तो आई का फर्स्ट एलिमेंट हो गया और के का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, या के माइनस वन का सेकेंड कह लो, इंटू के का फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट वाला इंटू जे का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरा जो सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूशन बच गया कि मेरे को ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड करना है। मेरे को के फाइंड करना है जिसके लिए मेरा मिनिमम आंसर है। मेरे को पता चल गया कि प्रॉब्लम को तो मैं ऐसे रिड्यूस कर सकता हूं, अब बस मेरे को के फाइंड करना है कि के की क्या वैल्यू लूं कि मेरा मिनिमम आंसर आए। ठीक है, अब क्या है कि देख लेते हैं कि के की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। अब जो मैंने डिवाइड करना शुरू किया आई को जे को, तो मैं सबसे पहली डिवीजन कहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ ताकि एक साइड एक पेयर आ जाए और बाकी साइड n-1 पेयर आ जाए। तो अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो मेरा k इधर आएगा, तो k स्टार्ट्स फ्रॉम i+1 एंड लास्ट में मैं क्या कर सकता था कि k इधर एंडिंग हो, तो सेकंड पेयर मेरा क्या था k टू j, मतलब MCM ऑफ jj, मतलब क्या है कि लास्ट वाला एलिमेंट। लास्ट में इधर डिवाइड कर सकता हूँ कि इधर मेरा a b c आ जाए, उसको मैं किसी तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करके मिनिमम फाइंड करूँ, फिर उसको d के साथ कर दूँ। ठीक है, तो इस केस में मेरा k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी j। ठीक है, तो अब वही हो गया कि मेरा ये रेकरेंस रिलेशन बन गया कि मेरा जो MCM ऑफ i कोमा j है उसकी वैल्यू है MCM ऑफ i इंटू k-1 एंड MCM ऑफ k एंड j प्लस दीज थिंग्स। ठीक है, अब ये मेरा रेकरेंस रिलेशन बन गया। अब रेकरेंस रिलेशन जब बन गया तो सेकंड चीज हमें फाइंड करनी होती है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन वो कि जिससे हम फर्दर रिड्यूस ना कर पाए। ठीक है, अब अगर मेरे पास दो पेयर है तो दो पेयर को मेरे को रिड्यूस करने के लिए कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी 40 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, बट अगर मेरा सिंपल एक ही पेयर है तो उसको मेरे को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक स्टैंड अलोन एक आंसर है एक तरह से। तो उसमें क्या है कि मेरे को कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आंसर क्या आएगा 0। तो मतलब बेस कंडीशन क्या हो गया मेरा कि जब मेरा वन पेयर है, वन पेयर का मतलब है कि i कोमा j है, मतलब i इक्वल्स टू j है, तब मैं क्या कर दूंगा रिटर्न कर दूंगा 0। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी बेस कंडीशन होगी, ये मेरा रेकरेंस रिलेशन हो गया। अब क्या कि अगर तो मेरे को क्वेश्चन में ऐसे दिया होता पेयर की फॉर्म में, ठीक है, तो मैं GFG का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसमें क्या कि इस फॉर्म में दिया है, बट क्या कि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो और इस फॉर्म में आपको दी है मैट्रिक्स, तो क्या है कि ये बेस कंडीशन हो गया, ये रेकरेंस रिलेशन हो गया। अब चाहे आप टेबुलेशन लगाओ या मेमोराइजेशन लगाओ, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, मेरा फोकस रहता है कि आपको दो चीज़ें डीपी की प्रॉब्लम में फाइंड करके दूं, बेस कंडीशन एंड रेकरेंस रिलेशन। पिछली काफ़ी वीडियोस में करा चुका हूँ जिसमें मैं टेबुलेशन से कई वीडियो कराई, कई मेमोराइजेशन से, तो आपको पता लग जाता है कि डीपी में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं करके दूंगा इस एंड वाली वीडियो में, मतलब इस वीडियो के एंडिंग में। तो मेरे पास ये तो चीज़ें आ गई। अब आप अगर आपके पास इस फॉर्म में होते तो आप आसानी से इसे इंप्लीमेंट करके आंसर फाइंड कर सकते थे, बट क्या है कि मेरे पास अब इस फॉर्म में चीज़ें हैं तो मेरे को ये अडेप्ट करना पड़ेगा। मेरे पास पेयर की फॉर्म में नहीं ना थी चीज़ें, अब क्या है कि मेरे को इसके लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। अब देखो वन पेयर जो है बेस कंडीशन है तो आई एंड जे सेम पॉइंट पे है। ठीक है, बट क्या है कि इधर वन पेयर को अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो मान लो कि ये मेरा आई इधर है एंड जे इधर है। ठीक है, तो ये फिर भी एक ही पेयर बताएगा। जैसे मतलब मान लो कि मेरा 40 20 एंड 30 होता। ठीक है, तो इसका मतलब था कि मेरे पास दो पेयर्स हैं। ठीक है, बट अगर अब मेरा जे एक पॉइंट इधर आ गया तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक ही पेयर है। तो
अगर मेरे पास इनपुट इस फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि अगर आई एंड जे सेम पोजीशन पे हैं तो ही वो सेम पेयर कहलाएंगे। बट क्या है कि इसमें सेम पेयर कब कहलाएंगे, जब क्या है कि जे मेरा i+1 है, तो वही चीज होगी, ये मेरा कन्वर्ट हो गया। अगर जे मेरा i+1 के इक्वल है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0। ठीक है, बेस कंडीशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया अगर मेरा डाटा इस फॉर्म में दिया रहता, इस फॉर्म में ना होके। ठीक है, अब रेफरेंस रिलेशन है। ठीक है, अब क्या है कि एमसीएम ऑफ आई एंड जे, अब क्या था, आई क्या था मेरा फर्स्ट एंड जे क्या था मेरा लास्ट पेयर। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें क्या है कि मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्सेस होंगे वो इस तरह से होंगे। ठीक है, आई एंड जे, क्यों, क्योंकि देखो जे रिप्रेजेंट करता था लास्ट पेयर, तो अगर मैं जे को इधर ले जाता तो पेयर बन नहीं ना पाता, मेरे को पेयर बनाना था 1030 का, तो मेरा जे इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन में मेरा पेयर स्टार्ट होता है 0 से n-1 से, ये स्टार्ट होगा 0 से एंड n-2 से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एमसीएम ऑफ आई एंड जे है जो, इसमें पहला जो बन रहा था, जैसे मैंने ये डिवाइड किया था, तो पहला मेरा बन रहा था आई से k-1 एंड k से j। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को ये जो पहला बन रहा था ये तब बन रहा था। ठीक है, ठीक है, तो मैं वही कंडीशन ले लो कि मैंने मान लो कि इधर डिवाइड किया है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इधर क्या है कि मेरे को अगर इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है तो मेरा स्टार्ट कितना होना चाहिए, i40 से, इधर k-1 था, इधर k था। ठीक है, इधर i मेरा स्टार्ट हो रहा था 40 से और इधर ये फर्स्ट पेयर से। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को इस तरह से चूज करना है कि k इधर चूज करूंगा मैं। ठीक है, k इधर चूज करूंगा तो मेरे पास क्या है कि 2। ठीक है, k इधर चूज करूंगा तो मेरे पास ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, नहीं j एंडिंग पे ही आएगा। ठीक है, अब क्या है कि k मैंने ये चूज कर दिया तो k एंड j की रेंज में मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 3, 10 एंड 10 एंड 30। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया, इसमें डिवाइड हो गया। और क्या है कि लेफ्ट साइड कितना डिवाइड करना है मेरे को, 40 एंड 20 एंड 20 एंड 30। ठीक है, तो ये इस पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसमें क्या है कि मेरा एमसीएम ऑफ आई एंड k-1 है ना जो, दैट वुड बी आई एंड k। क्यों, क्योंकि आई एंड k-1 का मतलब क्या था कि मेरे को 2 पेयर लेने थे, और इधर मेरे को अगर 2 पेयर लेने हैं तो मेरे को आई से लेके k तक जाना पड़ेगा। तो मतलब i, k का मतलब है कि ये चीज़, here I, k is this thing and here I, k-1 is this thing। मतलब लेना तो हमें ये चीज़ है ना, तो इधर I, k से मेरे पास दो आ रहे हैं और इधर I एंड k-1 से आ रहे हैं, तो इधर k की जगह ये वो आ गया। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि अब इधर मेरे को ये चीज़ दोनों लेने हैं ना, तो इधर भी k, j से आ रहे हैं, इधर भी k, j से आ रहे हैं लास्ट। तो सेकंड वाला पार्ट मेरा ऐसे ही रह गया, प्लस एमसीएम ऑफ k एंड j। ठीक है, और ये चीज़ें होगी, ये सिंपली वही हो गया मेरा ith और kth और jth एलिमेंट पे वैल्यू। ठीक है, ith, kth एंड jth प्लस ARR ऑफ i इंटू ARR ऑफ k इंटू ARR ऑफ j। तो ये मेरा बन गया बेस कंडीशन एंड ये मेरा बन गया रेकरेंस रिलेशन, अगर मैं इस फॉर्म में डाटा दिया। अब इस फॉर्म को भूल जाओ। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन को भी भूल जाओ, सिर्फ इन 2 चीज़ों पे ध्यान दो। ठीक है, कि मतलब अगर मान लो कि आपके सामने क्वेश्चन है ही नहीं, अब आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, इसको इंप्लीमेंट करना है, बेस कंडीशन एंड रेकरेंस रिलेशन पता है। ठीक है, मिनिमम लेना है इनमें से। अब के की रेंज इसमें क्या होती, ठीक है, के की रेंज होती जैसे था 40, 20, 30 एंड 30। ठीक है, ये पार्ट रह गया था। के की रेंज क्या होगी, इसमें था जैसे 40, 20, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं 40, 20, 20, 30 एंड 30 एंड 30। एक और ले लेते हैं एलिमेंट,
ठीक है, 30 एंड 30 एंड 30 एंड 20। अब के की जो मिनिमम वैल्यू थी वो इस पॉइंट पे थी कि मतलब ये आई था, ये के था एंड जे था। मतलब के की वैल्यू स्टार्टिंग वाली थी i+1 एंड के की जो एंडिंग वैल्यू थी वो इसी पॉइंट पे थी, ठीक है, के जे। जब क्या है कि ये एक पेयर बन गया और ये इधर k-1 था, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में इनपुट होता तो मेरी के की वैल्यू स्टार्टिंग थी i+1 से एंड एंडिंग थी जे पे। और इस कंडीशन में अगर मेरे को देखना है, मेरे को एक पेयर देना है, तो अगर i एंड k की वैल्यू ये होगी मेरी, तो ये मेरा एक पेयर हुआ, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग तो इसमें भी सेम ही होगी, i+1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, i+1 से स्टार्ट होगा तो मेरा ये एक पेयर गिना जाएगा, ठीक है, बाकी ये n-1 पेयर्स गिने जाएंगे। और एंडिंग इसकी किधर होगी, एंडिंग इस तरह से रखनी है ताकि लास्ट में एक पेयर आए। तो इसमें एंडिंग क्या है कि इधर होगी, ठीक है, तभी लास्ट पेयर आएगा। अगर इधर के जे के इक्वल हो गया तो एक पेयर थोड़ी बना, तो इधर एंडिंग इधर आएगी। तो इधर जैसे एंडिंग जे पे हो रही थी, इधर एंडिंग j-1 पे होगी, ठीक है। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि आपको इस चीज़ से इस चीज़ पे कैसे कन्वर्ट करना है। जो सबसे मेन डिफिकल्ट बात आती है ना, तो हमारे पास यही आती है कि मतलब लिमिट्स क्या सेट करें। तो जैसे इधर के की लिमिट थी i+1 से j-1, मैंने आपको बता दिया ना कि किस तरीके से चेक किया, ठीक है। आप भी इस तरीके से कर सकते हो, तो मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें के की लिमिट ये थी। अब क्या है कि मेरे को पता चल गया कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं सीधा सोल्यूशन फाइंड करता हूँ। अब मैं इसका कोड लिखूंगा। तो मेरे को क्या रिटर्न करना था कि मिनिमम मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैं रिकर्सिव कोड लिखूंगा, फिर उसमें मेमोराइजेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना था, मिनिमम मल्टीप्लिकेशन बतानी थी, मिनिमम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, आई चाहिए था, जे चाहिए था मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक एरे चाहिए था, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। अब मैं मेमोराइजेशन से करूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि मैं बेस कंडीशन लिख सकता हूँ। बेस कंडीशन मैंने लिख दिया, इफ जे इक्वल्स टू i+1 रिटर्न 0, ठीक है। अब के मेरे को वेरी करना था इस रेंज में, और मेरे को मिनिमम फाइंड करना था, ठीक है। तो मेरे को क्या है कि मिनिमम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी थी। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, MUL ले लेता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस बताएगा कि मेरा मिनिमम मल्टीप्लिकेशंस कितनी थी, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या लूँगा मैं, अगर मेरे को मिनिमम फाइंड करना है किसी चीज़ में, तो मैं उसकी जो लिमिट है वो इंट मैक्स ले लेता हूँ, ठीक है। ताकि क्या है कि जब मैं ऐसे करूँ मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड समथिंग, तो हमेशा क्या है कि जो समथिंग है वो ही इनिशियली रिप्लेस हो जाए ना। तो इसलिए क्या है कि अगर मेरे को मिनिमम किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम लो, अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो इनिशियल वैल्यू मिनिमम लो, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को एक वेरिएबल के चाहिए था आइट्रेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि मेरा के आइट्रेट होगा फॉर के इक्वल्स टू i+1 के लेस देन जे के प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज़ें फाइंड कर लिया करो, ठीक है। डायरेक्ट कोड मत किया करो, उससे क्या है कि आपकी दिक्कत आ जाएगी कि हाँ मतलब जे आएगा लेस देन जे आएगा। हिट एंड ट्राई से कर सकते हो जहाँ पे केस चल जाए, बट क्या है कि शुरू में ये चीज़ें दो फाइंड किया करो, बाद में खुद सब हो जाता है। तो के की वैल्यू ये है। अब क्या है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट्स ए डिवीजन, ठीक है। तो के की फॉर एक पर्टिकुलर के वैल्यू हमें क्या दो चीज़ें फाइंड करनी थी, MCM ऑफ आई एंड के प्लस MCM ऑफ के एंड जे प्लस ARR ऑफ आई इंटू ARR ऑफ जे इंटू ARR ऑफ के, ठीक है। अब क्या था कि फॉर ईच के हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से हमें मिनिमम लेना था। तो अगर क्या है कि जैसे मैंने 1 2 एंड 3 में से मिनिमम लेना हो, तो मैं क्या कह दूंगा, शुरू में मिनिमम को कर दिया मैंने इंट मैक्स इन्फिनिटी। तो बाद में क्या है कि मैंने क्या कर दिया, मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी एंड 1, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, मिनिमम ऑफ 1 एंड 2, तो आंसर मेरा 1 आएगा। फिर मैं कर दूंगा मिनिमम ऑफ 1 एंड 3, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे को मिनिमम फाइंड करना है ना, तो मैं क्या है कि मिनिमम मेरा जो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, दैट वुड बी मिनिमम ऑफ जो अभी की मल्टीप्लिकेशन है
एंड जो kth पे डिवाइड करके हुई, ठीक है। तो इससे क्या है कि मेरे पास ऑप्टिमल आंसर आ जाएगा कि k की कौन सी पोजीशन पे मेरा मिनिमम आ रहा है, ठीक है। ये मेरा आ गया, ये 4 की लूप का है, ठीक है। एंड में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये मेरा रिकर्सिव सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसको डीपी में कन्वर्ट करना है मेरे को, तो क्या है कि मेरे को एक डीपी एरे लेना होगा, ठीक है। अब क्या है कि आई की स्टार्ट हो रहा था 0 से एंड जे हो रहा था मेरा n-1 से, ठीक है। तो मेरे को डीपी एरे जो लेना है, तो एक साइड एक वेरिएबल को डिनोट करती है, तो एक साइड हो गया 0 से n-1, दूसरी भी साइड होगी 0 से n-1। तो क्या है कि मैं एक मेन फंक्शन में डीपी एरे डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। सो डीपी एरे हो गया मेरे पास n क्रॉस n का। तो मैं उसको अगर कहूँ कि मेरे को वेक्टर से डिक्लेयर करना है, सो वेक्टर ऑफ इंट एंड दैट वुड बी डीपी। तो फर्स्ट इज द कितनी रोज चाहिए मेरे को, n रोज चाहिए, और हर एक रो की एक वेक्टर है, एंड हर एक जो वेक्टर है उसमें n एलिमेंट्स है, मतलब ये कॉलम्स हो गया, एंड हर एक की वैल्यू -1। तो इनिशियली क्या है कि मैं हमेशा क्या है कि डीपी की वैल्यू -1 है, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू फाइंड हुई है कि नहीं। तो अब इसको मेमोराइजेशन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा कि अगर मेरी वैल्यू पहले ही कैलकुलेटेड है, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद प्रोसीड करने से पहले मैं क्या कर दूंगा, एक कंडीशन लगा दूंगा कि अगर मेरा डी ऑफ आई जे इट इज नॉट इक्वल्स टू -1, इनिशियली -1 है, मतलब क्या है कि डी ऑफ आई जे मतलब एक पॉइंट है, उसकी वैल्यू मेरे पास अभी नहीं फाइंड हुई, बट क्या है कि अगर मैंने उसकी वैल्यू कहीं फाइंड कर दी है तो दोबारा मेरे को जरूरत पड़े तो मैं डायरेक्टली वही वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ ना। तो डी ऑफ आई जे अगर -1 के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा डी ऑफ आई जे। तो एक चेंज मैंने ये कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये था मेरा चेकिंग के टाइम, कि मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर उसकी वैल्यू है तो मैं दोबारा से फाइंड नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी उसके बाद क्या है कि अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या है कि मैं उसको सेव कर दूंगा बिफोर रिटर्निंग, ताकि दोबारा किसी को चेक करने की जरूरत पड़े ना, तो मेरा वो आंसर काम आ जाए। तो डी ऑफ आई जे इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या है कि पहले ये स्टेटमेंट रन होगी, फिर उसके बाद जो वैल्यू है रिटर्न कर देगा वो, ठीक है, मतलब ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या है कि जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या आएगी, मेरे को मैक्सिमम क्या है कि जैसे मेरा डीपी टेबल है, तो मेरे को मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मैंने एक बार सॉल्यूशन फाइंड कर लिया तो दोबारा में क्या है कि उस पर्टिकुलर, सो हेयर आई कोमा जे मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट आई है एंड एंडिंग पॉइंट जे है। तो अगर मैंने एक पॉइंट पे आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है, पूरा प्रोसेस करके रिकर्शन लगा के, दोबारा मैं उसको उसका आंसर फाइंड करना है तो वो ऑफ वन में हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम मेरे को कितने आंसर्स फाइंड करने हैं, एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बन गई मेरी ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी बन गई ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि मेरा एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स मैंने लिया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।